अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद मज़हर आज़म है और मैं डाव मेडिकल कॉलेज में सेकेंड ईयर MBBS का स्टूडेंट हूँ। आज जो हमने टॉपिक कवर करना है दैट इज़ नर्व इम्पल्स, और नर्व इम्पल्स के बाद हम आज डिटेल में देखेंगे व्हाट इज़ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, व्हाट इज़ एक्शन पोटेंशियल, व्हाट इज़ हाइपर पोलराइजेशन, व्हाट इज़ डीपोलराइजेशन एंड व्हाट इज़ रीपोलराइजेशन। फिर हम देखेंगे कौन से फैक्टर्स जो हैं वो इनको करवाते हैं, लाइक डीपोलराइजेशन कैसे होती है, रीपोलराइजेशन कैसे होती है, और इसके साथ साथ हम आखिर में नर्व इम्पल्स की स्पीड के फैक्टर्स को भी देखेंगे कि कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिनसे नर्व इम्पल्स की स्पीड बढ़ जाती है। ओके सॉरी। सो मैं नर्व इम्पल्स का बार बार जिक्र कर रहा हूँ। व्हाट एक्चुअली इज़ नर्व इम्पल्स? नर्व इम्पल्स बेसिकली एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है, ठीक है। ये एक सिग्नल होता है, ये एक इन्फॉर्मेशन होती है जो एक स्टिमुलस के बारे में होती है। स्टिमुलस क्या होता है? कोई भी चेंज जो आपकी इंटरनल या एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में होता है, आप उसको स्टिमुलस कहते हो, ठीक है। तो नर्व इम्पल्स जो होती है वो एक इन्फॉर्मेशन होती है या सिग्नल होता है एक स्टिमुलाई के बारे में, एक स्टिमुलस के बारे में, जो ट्रांसमिट होता है आपके रिसेप्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम उस सिग्नल को, उस इन्फॉर्मेशन के बारे में सोचता है कि यार अगर फॉर एग्जांपल किसी ने टच का सेंसेशन भेजी है, टच की सेंसेशन गई है आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाद, तो अगर वो टच आपको पसंद आएगा, लाइक इफ़ यू फील प्लेजर विद दैट टच, तो फिर क्या होगा कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम हुक्म देगा आपके अफेक्टेड ऑर्गन को, लाइक मोटर न्यूरॉन के ज़रिए अफेक्टेड्स के पास सिग्नल जाएगा, और वो मोटर न्यूरॉन अफेक्टेड के ऊपर क्या काम करेंगी, क्या अगर कोई आपको कोई टच प्लेजर दे रहा है तो आप क्या उस अफेक्टेड ऑर्गन के ज़रिए, ठीक है, अफेक्टेड मसल्स के ज़रिए उस टच को दूर कर दोगे? ऐसा नहीं होगा। बट अगर आपने किसी हॉट चीज़ को टच किया, फिर वही इन्फॉर्मेशन आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाएगी, फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम से अफेक्टेड के पास सिग्नल जाएगा और आप वहाँ से हाथ फ़ौरन से रिमूव कर लोगे। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ना, नर्व इम्पल्स, ये दरअसल इन्फॉर्मेशन होती है अबाउट अ स्टिमुलाई, वो एक सिग्नल की फॉर्म में जाती है टू CNS और फिर CNS से अफेक्टेड में। अगर मैं नर्व इम्पल्स को डिफाइन करना चाहूँ तो ये वेव है इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस की। सवाल ये पैदा होता है, अच्छा ठीक है, ये वेव है इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस की जो ट्रैवल करती है अलोंग द लेंथ ऑफ अ न्यूरॉन, यानी कि न्यूरॉन की सेल बॉडी है, एक्सॉन, फिर एक्सॉन टर्मिनल, फिर अगली आपकी न्यूरॉन के डेंड्राइट से फिर उसकी सेल बॉडी, फिर उसका एक्सॉन, फिर एक्सॉन टर्मिनल, फिर एक और के डेंड्राइट, फिर उसकी सेल बॉडी, और इस तरह सिग्नल ये ट्रैवल करता है। ठीक है, तो ये ट्रैवल कर रही है अलोंग द लेंथ ऑफ न्यूरॉन फ्रॉम वन एंड टू अनदर। ओके, सो नर्व इम्पल्स जो है, मैंने कहा ये एक क्या है, वेव है एक, यानी कि ऐसी वेव है जो आगे मूव करेगी किसकी? इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस की। इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज क्या है यार? इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज का मतलब है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। सवाल ये पैदा होता है, ये पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? अगर कोई आपको कहे कि यार यू हैव गॉट अ ग्रेट पोटेंशियल टू डू दैट वर्क, इसका मतलब है आपके अंदर एक कैपेसिटी है, एक एबिलिटी है टू परफॉर्म दैट वर्क। सो इलेक्ट्रोकेमिकल रेफर करता है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को, यानी कि इट इज़ द कैपेसिटी टू डू इलेक्ट्रिकल वर्क। और व्हाट इज़ द कैपेसिटी टू डू इलेक्ट्रिकल वर्क हियर इट इज़ द कैपेसिटी टू ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल सिग्नल फ्रॉम वन पार्ट to another part, like from receptor to CNS and from CNS back to the affected organ. So ये जो कैपेसिटी है टू डू इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, जिसको हम इलेक्ट्रिकल वर्क भी कहते हैं, ये न्यूरॉन की मेम्ब्रेन के ऊपर होती है। और बिकॉज ये जो कैपेसिटी टू डू वर्क है, जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है, ये आपकी न्यूरॉन की मेम्ब्रेन के ऊपर होती है, यानी एक न्यूरॉन है आपका, इस न्यूरॉन की ये मेम्ब्रेन है, तो इस मेम्ब्रेन के ऊपर ये सारी चेंजेस हो रही होती है, सारी पोटेंशियल इस मेम्ब्रेन के अंदर स्टोर होती है, इसलिए हम इसको मेम्ब्रेन पोटेंशियल भी कहते हैं। जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है इसकी दो टाइप्स हैं, इसको हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल भी कहते हैं, RMP, ठीक है, और इसको हम एक और इसकी टाइप है एक्शन पोटेंशियल या एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल, एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल या एक्शन पोटेंशियल। अब हम सबसे पहले रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अच्छा, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, लव रेस्टिंग से क्या समझ रहे हो आप? यानी कि कोई चीज़ रेस्ट पे है। जब कोई चीज़ रेस्ट पे है यानी कि उसको किसी ने छेड़ा नहीं है। छेड़ा नहीं है का मतलब है उसके ऊपर कोई स्टिमुलस अभी तक नहीं आया, या उसने किसी स्टिमुलस ने, या कोई स्टिमुलस आया लेकिन इतना पावरफुल नहीं था कि उसको वो डिस्टर्ब करता, ठीक है। सो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ये वो न्यूरॉन की है, ये न्यूरॉन है और न्यूरॉन की ये मेम्ब्रेन है। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, न्यूरॉन की मेम्ब्रेन में वो पोटेंशियल होता है जो एक रेस्टिंग कंडीशन में होता है, जब आप उसको कोई हुक्म ना दो कि वो सिग्नल को कंडक्ट करे, तो ये होती है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। और जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या है? बेसिकली द मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो उस वक्त एग्जिस्ट करती है when the affected organ or a receptor or a neuron is not stimulated, जब उसको आप स्टिमुलेट ना करो, तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल उस वक्त एग्जिस्ट करती है। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होती है ना, ये न्यूरॉन की मेम्ब्रेन है,
ये उसका इनसाइड एरिया जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, ये आउटसाइड एरिया है जिसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं लाइक ओके न्यूरॉन का आउटर पार्ट है, कुछ और ख़ास नाम नहीं है इसका। तो साइटोप्लाज्म है और ये उसका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है। सो क्या होता है जब आपका सेल होता है किसके अंदर, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में, तो न्यूरॉन का जो बाहर का एरिया होता है वो पॉजिटिव होता है, अंदर वाला एरिया होता है नेगेटिव। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में ये बात आपने याद रखनी है कि इन रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल न्यूरॉन की मेम्ब्रेन के बाहर जो एरिया है वो पॉजिटिव होगा, अंदर नेगेटिव होगा। ठीक है, इस स्टेट को हम पोलराइज स्टेट कहते हैं, POLARIZ। ठीक है, ये पोलराइज स्टेट कि वो स्टेट जब आउटर सरफेस पॉजिटिव हो अंदर के मुकाबले में, हम इसको पोलराइज स्टेट कहते हैं। और न्यूरॉन को हम कहेंगे रेस्ट पर है। इसका मतलब है पोलराइज स्टेट का मतलब है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, अच्छा जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होती है ना वो होती है -70 मिलीवोल्ट। ठीक है, -70। तो -70 का मतलब है कि अंदर वाली जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है ना वो 70, इट इज़ नेगेटिव एज कम्पेयर टू आउटसाइड। नेगेटिव साइन क्या शो करता है कि इनर साइड में जो पोटेंशियल है वो नेगेटिव है एज कम्पेयर टू आउटसाइड। या आपको कोई कहे कि अच्छा पोटेंशियल कितना है, तो पोटेंशियल 70 होगा बट रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -70 होगा। ओके, पोटेंशियल का मतलब है एबिलिटी टू वर्क, तो एबिलिटी टू डू वर्क है वो 70 है, बट बिकॉज अंदर से नेगेटिव है तो हम इसको क्या कहेंगे, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल आपकी -70 है। अगर ये बात समझ में नहीं आई तो डू कमेंट डाउन इन कमेंट बॉक्स, मैं इंशाल्लाह आपको फर्दर एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, मैं दोबारा अगर ये भी बता दूं कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -70 है और सिर्फ पोटेंशियल का लफ्ज़ आएगा तो 70 आपने टिक करना है। ठीक है, 70 क्या है, विद इनसाइड ऑफ मेम्ब्रेन नेगेटिव विद रिस्पेक्ट टू आउटसाइड, तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -70 है बिकॉज इनसाइड इज नेगेटिव एज कम्पेयर टू आउटसाइड, और माइनस साइन शो दैट इनसाइड इज नेगेटिव रिलेटिव टू और कंपेयर टू आउटसाइड। इट इज कॉल्ड रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बिकॉज इट अकर्स व्हेन अ मेम्ब्रेन इज नॉट बीइंग स्टिमुलेटेड और कंडक्टिंग इम्पल्सिस। जब मेम्ब्रेन ना तो स्टिमुलेट होती है और ना इम्पल्सिस को कंडक्ट कर रही होती है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल किस वजह से होती है वो मैं यहाँ पर इस डायग्राम में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ और फिर हम रीड करेंगे। तो देखो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल नेगेटिव है, तो क्यों है और ये किस वजह से होती है। सबसे पहले हम इसको सीक्वेंस में लेके जाएंगे। सबसे पहले आपके क्या कहते हैं, आपकी मेम्ब्रेन में एक लगा होता है सोडियम पोटेशियम ATPase पंप। क्या, सोडियम पोटेशियम पंप कहो या सोडियम पोटेशियम ATPase पंप कहो, ये है आपका सोडियम पोटेशियम पंप। ये क्या करता है, अच्छा नॉर्मली क्या होता है आपका जो सेल का अंदर वाला एरिया है ना वहाँ पे 30 टाइम मोर पोटेशियम है और जो बाहर वाला एरिया है वहाँ पर आई गेस 10 टाइम मोर सोडियम है। तो बाहर सोडियम ज़्यादा है, अंदर पोटेशियम ज़्यादा है, तो नॉर्मली होना क्या चाहिए, पोटेशियम अंदर से बाहर निकल के जाना चाहिए। तो ऐसा ही होता है। नॉर्मली पोटेशियम जो होता है वो आराम से एक चैनल होते हैं, ठीक है, मेम्ब्रेन के प्रोटीन चैनल होते हैं। क्या होते हैं, प्रोटीन चैनल होते हैं जो न्यूरॉन की मेम्ब्रेन में इस तरफ होते हैं। ये वाला है फॉर एग्जांपल, ये लीकी होते हैं। तो आपकी न्यूरॉन की मेम्ब्रेन में यहाँ पे तो वोल्टेज लिखा हुआ है, यहाँ पे लीकी चैनल भी होगा, यहाँ पर बनाया, ये रहा, यहाँ पे बनाया गया, ये है आपका, चलो मैं इसको कंसिडर कर लेता हूँ, इसको हम कहेंगे ये वोल्टेज गेटेड है। ओके, तो ये है लीकी चैनल। जो लीकी चैनल है, शेप दोनों की सेम है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं बस एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूँ कि ये जो आपका लीकी चैनल है ये क्या करता है 30 टाइम, बिकॉज अंदर ज़्यादा पोटेशियम है तो यहाँ से पोटेशियम को बाहर निकालता रहेगा। पोटेशियम का साइन होता है पॉजिटिव। जब पॉजिटिव चीज़ आपके सेल के बाहर जा रही है तो अंदर क्या होगी, वो पॉजिटिव चीज़ कम हो जाएगी। अगर पॉजिटिव चीज़ कम हो रही है तो हम कह सकते हैं ना कि नेगेटिव साइन बढ़ रहा है आहिस्ता आहिस्ता। तो इसी वजह से बिकॉज पोटेशियम जो है वो लीकी पोटेशियम चैनल के ज़रिए बाहर निकल रहा होता है, हम कहते हैं कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में जो मेन रोल प्ले करता है, रेस्ट MCQs का पॉइंट है, पास्ट पेपर में भी आया, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में जो मेन रोल प्ले करता है दैट इज़ योर लीकी पोटेशियम गेट, जो क्या करता है पोटेशियम को बाहर जाने की इजाज़त देता रहता है। इसके साथ साथ सोडियम गेट भी होते हैं, लेकिन सोडियम गेट जो है ना वो 10 टाइम मोर, बाहर सोडियम ज़्यादा है तो सोडियम को अंदर आना चाहिए, बट उसको अंदर नहीं आने देते। रीज़न ये है कि ये वोल्टेज के ज़रिए कंट्रोल हो रहे हैं। इसी तरह पोटेशियम के भी कुछ और गेट होते हैं, वो भी वोल्टेज के ज़रिए कंट्रोल हो रहे होते हैं। तो पोटेशियम लीक तो हो रहा है बट बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लीक नहीं हो रहा, बिकॉज वोल्टेज रेगुलेटेड सोडियम गेट और वोल्टेज रेगुलेटेड पोटेशियम गेट बंद है। और नॉर्मल हाल में सोडियम अंदर आता ही नहीं है, बिकॉज सोडियम की जो अंदर आने की इजाज़त है ना मेम्ब्रेन में वो बिल्कुल ख़त्म है। ठीक है, और इसके साथ साथ एक तो अंदर आ भी नहीं रहा और बाहर ज़्यादा भी है, अंदर आ नहीं रहा बाहर ज़्यादा है। इसके बावजूद हम क्या करते हैं, 3 सोडियम को अंदर हालांकि कम है वहाँ से निकाल के बाहर फेंक देते हैं और उसके नतीजे में 2 पोटेशियम को अंदर ले आते हैं। क्या,
तो 3 सोडियम आउट, ठीक है, और 2 पोटेशियम इन। अब खुद देखो 3 पॉजिटिव चार्ज बाहर जा रहे हैं 3, और 2 पॉजिटिव चार्ज अंदर आ रहे हैं। हम ये कह सकते हैं ना कि 3-2 का डिफरेंस क्या है 1, यानी एक पॉजिटिव चार्ज एक्सेस में बाहर जा रहा है। बिकॉज एक पॉजिटिव चार्ज एक्सेस में बाहर जा रहा है तो सोडियम पोटेशियम पंप की वजह से भी अंदर की मेम्ब्रेन नेगेटिव होती है, अंदर का साइटोप्लाज्म नेगेटिव होता है। ठीक है, तो सबसे मेन रोल पोटेशियम लीकी गेट का हो गया। सेकेंड रोल हो गया सोडियम पोटेशियम एडीपीएस पंप का। अच्छा, जो सोडियम पोटेशियम पंप है वो आपकी ग्रेडियंट के उल्टा काम कर रहा है ना। ग्रेडियंट तो इजाज़त ये देगा कि जो चीज़ जहाँ ज़्यादा होती है वहाँ से कम में आती है, बट आप कम से ज़्यादा में भेज रहे हो। बिकॉज आप कम से ज़्यादा में भेज रहे हो, आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी। इसीलिए ये जो 3 सोडियम बाहर जा रहे हैं, 2 पोटेशियम अंदर आ रहे हैं, सोडियम पोटेशियम एडीपीएस पंप की मदद से ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए हो रहा है, और इसके लिए एडीपी यूज़ हो रही है, दैट इज़ एनर्जी इज़ बीइंग यूज। ठीक है, तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में तो ये चीज़ें हो गई। और क्या नेगेटिविटी, तो नेगेटिविटी में पोटेशियम के गेट हो गए, सोडियम का गेट, सोडियम पोटेशियम एडीपीएस पंप हो गया, मेन रोल पोटेशियम का है। और नेगेटिविटी अंदर क्यों होती है, नेगेटिविटी की एक और मेन रीज़न है कि आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं ना वो साइटोप्लाज्म में ज़्यादा होते हैं। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं मोस्टली दे आर नेगेटिवली चार्ज, जिसमें आपके प्रोटीन्स आ जाते हैं, अमाइनो एसिड्स आ जाते हैं। तो बिकॉज वो नेगेटिवली चार्ज हैं तो इन ऑर्गेनिक कंपाउंड की वजह से भी अंदर नेगेटिविटी बढ़ जाती है। तो ये हो गया आपका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। हम इसको हम आगे रीड करते हैं। कह रहे पोटेशियम जो है 30 टाइम ग्रेटर है इन द फ्लूइड इनसाइड द सेल देन आउटसाइड। अंदर 30 टाइम ज़्यादा है पोटेशियम बाहर के मुकाबले में। और सोडियम है 10 टाइम ग्रेटर है आउटसाइड देन इनसाइड। बाहर सोडियम ज़्यादा है 10 टाइम और अंदर पोटेशियम ज़्यादा है 30 टाइम। These ions are continuously move against their concentration gradient। हम इनको concentration gradient के against उल्टा काम करवाते हैं by using sodium potassium pump and by expending energy for every 2 potassium। हर 2 पोटेशियम के लिए जो अंदर आते हैं 3 सोडियम जो है वो आपके सेल से बाहर जाते हैं। यार ये बहुत रिपीट होता है, MCQ मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ इसलिए आपको याद रखना है। ठीक है, तो 3 सोडियम आउट 2 पोटेशियम इन। सो इनसाइड बिकम मोर नेगेटिव बिकॉज 3 पॉजिटिव चार्ज बाहर जा रहे हैं, सिर्फ 2 अंदर आ रहे हैं। अगर 3 जाते हो 3 अंदर आते हैं तो काम बराबर रहता है, बट 3 बाहर जा रहे हैं पॉजिटिव, 2 अंदर आ रहे हैं पॉजिटिव, तो एक पॉजिटिव ज़्यादा बाहर जा रहा है। जब पॉजिटिव ज़्यादा बाहर जाता है तो अंदर नेगेटिविटी हो जाती है। ठीक है, इसके साथ साथ जो नेगेटिव ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो साइटोप्लाज्म में ज़्यादा होते हैं, जिनका चार्ज नेगेटिव होता है, जिनमें अमाइनो एसिड है, प्रोटीन है और आयरन है, और इनकी वजह से अंदर वाला नेगेटिव हो जाता है। इसके अलावा जो लीकी पोटेशियम गेट भी होते हैं, वो गेट क्या होते हैं, बेसिकली चैनल प्रोटीन होते हैं। जो पोटेशियम जो है वो लीक होता है पोटेशियम लीकी गेट के जरिए, जिसकी वजह से मोर पॉजिटिव आउटसाइड हो जाता है देन इनसाइड। ठीक है, देखो नॉर्मल सिचुएशन में अंदर नेगेटिविटी है सारी और बाहर पॉजिटिविटी है यहाँ पर। ठीक है, तो ये है आपका। सो ओवरऑल देयर आर मोर पॉजिटिव चार्जेस ऑन द आउटसाइड। हम बेसिकली देखेंगे तो ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होंगे आउटसाइड देन इनसाइड। ठीक है, दिस इज नॉन एज रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। दिस पोटेंशियल विल बी मेंटेन। ये जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है उस वक्त तक मेंटेन रहेगा जब तक आप मेम्ब्रेन को स्टिमुलेट ना करो, छेड़ो ना। ठीक है, सिग्नल ना दो, कोई उसके अंदर कोई चेंज पैदा ना करो। लेकिन ये जो आप स्टिमुलेट करो ना, ऐसा नहीं कि हल्का सा टच कर दो या हल्का सा स्टिमुलेट कर दो और वो फ़ौरन से एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगी और सिग्नल जो है आपके ब्रेन में चला जाएगा। नहीं, जो स्टिमुलस है आपका उसकी एक वैल्यू होती है, उससे ज़्यादा होनी चाहिए। एक होती है थ्रेशोल्ड लेवल। थ्रेशोल्ड का मतलब होता है यार कम से कम चीज़ जो अपना असर दिखा पाए। ठीक है, सो फॉर स्टिमुलस कि जो आपका सिग्नल है, जो स्टिमुलस है वो अगर एक्शन पोटेंशियल जनरेट करना चाहता है, कि वो सिग्नल भिजवाना चाहता है, नर्व इम्पल्स को कंडक्ट करवाना चाहता है, तो उसकी वैल्यू थ्रेशोल्ड से ज़्यादा होनी चाहिए। थ्रेशोल्ड इज़ द मिनिमम वैल्यू जो आपको चाहिए होती है टू जनरेट एक्शन पोटेंशियल। अगर उसकी वैल्यू थ्रेशोल्ड से कम होगी तो हम उसको कहते हैं सब थ्रेशोल्ड। क्या कहते हैं? सब थ्रेशोल्ड। और अगर आप सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस देखो क्या होता है, सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस दोगे तो क्या होगा कि जो एक्शन पोटेंशियल है वो जनरेट नहीं होगी। तो सब थ्रेशोल्ड होगी तो कोई एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगी। हाँ, थ्रेशोल्ड लेवल होगा तो फिर एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाती है। ठीक है, तो ये था हमारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब मैं बात करता हूँ एक्शन पोटेंशियल की, और उसके लिए वी विल यूज़ दिस डायग्राम। मैं इस पर कुछ समझाऊंगा बातें, फिर इंशाल्लाह हम आगे मूव ऑन करेंगे। अब फॉर एग्जांपल आप ये आपकी मेम्ब्रेन है और सपोज़ करो आपने एक स्टिमुलस दिया जो थ्रेशोल्ड से ज़्यादा था। ठीक है, जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है आपको वो करने के लिए, सिग्नल जनरेट करने के लिए, ये उसके बराबर था या उससे ज़्यादा था। तो आपने छेड़ा तो अंदर एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगी। एक्शन पोटेंशियल जनरेट कैसे होती है? जब आपका सिग्नल, जब आपका स्टिमुलस थ्रेशोल्ड के बराबर हो या उससे ज़्यादा हो,
तो ये जो मेम्ब्रेन है ना, इसके अंदर लगे होते हैं वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल, वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल, जो कि वोल्टेज के जरिए रेगुलेट होते हैं। जब आप थ्रेशोल्ड वो देते हो ना कि क्या आप, अच्छा एक और बात मैं बताना भूल गया कि आपकी जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होती है, बल्कि बताइए -70 होती है, और आपकी सिंध में आई गेस ये -65 लिखी हुई है, तो -70 हो या -65 दोनों करेक्ट हैं, ठीक है। सो वेट अ सेकंड, मैं इसे इरेज कर लूँ ताकि मैं इस पर दोबारा सा एक्सप्लेन कर सकूँ सब कुछ क्लियरली। ओके, तो मैं बात कर रहा था, अब ये आपकी मेम्ब्रेन है, तो यहाँ पे एक सोडियम का गेट लगा होता है और पोटेशियम का गेट, जो वोल्टेज के जरिए कंट्रोल होते हैं। अब जब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी देते हो ना, सब थ्रेशोल्ड क्या देते हो, सिग्नल देते हो, तो फिर क्या होता है, जो -70 है ना, ये थोड़ी पॉजिटिव होकर -50 तक चली जाएगी, या -65 -40 तक चली जाएगी। नॉर्मली -50 या -45 तक जाता है, ये आपके लेवल की चीज़ नहीं है, मैं समझा रहा हूँ। तो जब आप थ्रेशोल्ड लेवल आता है ना, वो इसको थोड़ा सा पॉजिटिव करता है। देखो, जब नेगेटिव वैल्यू कम हो रही होती है ना, इसका मतलब है वो बढ़ रही है, यानी कि आपकी वैल्यू में इजाफा हो रहा है। यानी कि नेगेटिव का मतलब यार एक आप खसारे में हो, यू आर इन लॉस। तो -70 यानी कि आपका 70 का लॉस हो चुका है। अगर -45 हो जाए तो आपका लॉस कम हो गया है, ठीक है। तो जब आप थ्रेशोल्ड सिग्नल देते हो ना, तो आपका लॉस कम हो जाता है, -45 पे आ जाता है। तो जब -45 पे आ जाएगा, यह होता है थ्रेशोल्ड लेवल। इसके बाद ऑटोमेटिकली यहाँ पे सोडियम और पोटेशियम वाले वोल्टेज गेटेड चैनल खुल जाते हैं। पहले पोटेशियम वाला नहीं खुलता, पहले सिर्फ सोडियम वाला खुलता है। जब सोडियम वाला खुलता है तो बाहर क्या था, सोडियम ज़्यादा था, तो फ़ौरन से सोडियम बहुत ज़्यादा तादाद में अंदर आ जाता है। जब सोडियम पॉजिटिव चार्ज है, जब पॉजिटिव चार्ज अंदर आएगा तो अंदर पॉजिटिविटी बढ़ेगी। तो -70 जो थी वो -45 हुई, फिर -45 से 0 हो जाएगी, फिर 0 से वो आई गेस 30 या 40 तक भी चली जाती है, और किसी बुक्स में लिखा होता है 50, तो 40 तक चली जाएगी, ठीक है। तो आपकी जो -70 से -40 नहीं, डायरेक्टली +40 में जाएगी। -70 से 0 होगी, 0 से 40 हो जाएगी। इसको हम कहते हैं डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन कब होगी, कि जब वोल्टेज गेटेड चैनल खुल जाएंगे, सोडियम के जो चैनल हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे, खुल जाएंगे। जब सोडियम के चैनल खुल हो जाएंगे तो डीपोलराइजेशन स्टेट होगा, सोडियम चैनल ओपन होंगे, और क्या होगा, एक एक्शन पोटेंशियल, पहले पोटेंशियल 60 था, अब बढ़ के वो 40 तक आ गया है, ठीक है। इसको हम कहते हैं डीपोलराइजेशन, कि जब इनसाइड पॉजिटिव हो जाए और आउटसाइड नेगेटिव हो जाए। अंदर पॉजिटिव क्यों होगा, बिकॉज सोडियम के चैनल खुल गए हैं और उन्होंने सोडियम को अंदर ले आए हैं। इसको हम कहते हैं एक्शन पोटेंशियल और डीपोलराइजेशन, ठीक है। फिर क्या होता है, या इसको हम सिंपली डीपोलराइजेशन कहते हैं कि जो पोलराइज स्टेट थी ना, कि बाहर नेगेटिव था अंदर बाहर पॉजिटिव था अंदर नेगेटिव था, वो उल्टा हो गया है, और इसको कहते हैं डीपोलराइज हो गया है। सॉरी। अब जब डीपोलराइज हो जाता है ना, वहीं पर एक और काम होता है, ये आपने समझते रहना है, ठीक है। इसको रिपीट करके दोबारा देखना, ठीक है, बैक करके। अब क्या होगा, फॉर एग्जांपल, और देखो ये पहले ये ग्राफ था, अब एकदम से ग्राफ में स्पाइक आ गया है। ये स्पाइक इस बात को शो कर रहा है कि डीपोलराइजेशन हुई है, कि वैल्यू मेम्ब्रेन पोटेंशियल की वैल्यू +40 हो गई है। अब क्या होगा, मैंने कहा था ना कि वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल हैं, तो वहीं पर वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल भी हैं। जैसे ही वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल खुलते हैं ना, उसके मिली सेकेंड बाद आपके पोटेशियम के चैनल भी खुल जाते हैं। और पोटेशियम चैनल क्या करते हैं, अंदर पोटेशियम ज़्यादा होता है, तो क्या करते हैं, पोटेशियम को बाहर निकालना शुरू कर देते हैं। जब पोटेशियम बाहर निकलना शुरू होगा तो पॉजिटिव चीज़ बाहर जा रही है, और जैसे ही ये पोटेशियम खुलते हैं ना, सोडियम वाले बंद होना शुरू हो जाते हैं। जैसे ही असल में जैसे ही +40 पे पहुँचते हैं तो सोडियम वाले चैनल बंद होना शुरू हो जाते हैं, पोटेशियम बिल्कुल खुलना शुरू हो जाते हैं। तो फिर अच्छा एक और बात, अगर पेपर में आए कि पोटेशियम चैनल कब खुलते हैं, तो जब एक्शन पोटेंशियल ना डीपोलराइजेशन हो जाती है और +40 पे आपके पोटेशियम चैनल खुल जाते हैं। जब डीपोलराइजेशन हो जाती है, +40 वोल्टेज हो जाता है मिलीवोल्ट, तब आपके पोटेशियम के चैनल खुलना स्टार्ट हो जाते हैं। पोटेशियम के चैनल खुलते हैं तो फिर क्या होता है कि पोटेशियम बाहर लीक होता है। जब पॉजिटिव चीज़ बाहर जाती है तो पॉजिटिविटी कम होती जाती है और नेगेटिविटी की तरफ बढ़ती है, और फिर वो अपने रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के लेवल पे आ जाती है। लेकिन यहाँ पे रुकती भी नहीं है, बिकॉज जिस तरह देखो, हालांकि जैसे ही सोडियम के चैनल खुले थे, पोटेशियम के चैनल को भी उसी वक्त खुलना चाहिए था, लेकिन पोटेशियम वाले ना थोड़े लेजी होते हैं, तो ये स्लो खुलते हैं। जब स्लो खुलते हैं ना तो बंद भी स्लो होते हैं। तो पहले स्लो खुले, आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने सबको जाने दिया, पॉजिटिव चीज़ को बाहर जाने दिया, जिससे अंदर नेगेटिविटी बढ़ना शुरू हुई, और नेगेटिविटी -70 हो गई। लेकिन -70 पे भी नहीं रुकते, बल्कि -20 से भी कम -90 तक चले जाते हैं। इसको कहते हैं, अच्छा, ये जो वापस अपनी स्टेट में जा रहे हैं ना, जब पॉजिटिव चीज़ बाहर जा रही है उसकी वजह से वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे दोबारा जा रहे हैं, इसको कहते हैं रीपोलराइजेशन। क्या?
री कि जो पोलराइज स्टेट है वो दोबारा अटेन की जा रही है। तो पहले क्या होता है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है, फिर डीपोलराइजेशन और फिर रीपोलराइजेशन। और अगर रीपोलराइजेशन ज़्यादा हो जाए यानी कि पोटेशियम चैनल जो वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल है वो ज़्यादा देर तक खुले रह जाएँ तो फिर क्या होगा, ज़्यादा नेगेटिविटी हो जाएगी। इसको कहेंगे, जो ज़्यादा नेगेटिविटी हो गई है नीचे, इसको कहते हैं हाइपर पोलराइजेशन। हाइपर पोलराइजेशन क्या है कि पोटेशियम चैनल रिमेन ओपन और सोडियम चैनल बंद हो जाते हैं, पोटेशियम खुले रहते हैं, सोडियम बंद हो जाते हैं, पॉजिटिव चीज़ अंदर आ नहीं रही और पॉजिटिव चीज़ बल्कि बाहर जा रही है। जब बाहर जा रही है तो अंदर नेगेटिविटी बढ़ रही है, और जब ज़्यादा देर तक खुली रहेगी तो ज़्यादा नेगेटिविटी बन जाएगी और रेस्टिंग मेम्ब्रेन की जो -70 वाली वैल्यू है उससे भी कम वैल्यू पे चले जाएंगे। आपका जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो -90 तक चला जाता है। इसको कहते हैं हाइपर पोलराइजेशन। और ये क्यों होता है, बिकॉज जो आपके पोटेशियम चैनल है ना ये बंद होने में ज़्यादा टाइम लगा लेते हैं। ठीक है, अब समझो कि डीपोलराइजेशन हुई जिसमें सोडियम अंदर आ गया और रीपोलराइजेशन हुई कि पोटेशियम बाहर चला गया। एक बात बताओ, ठीक है, डीपोलराइजेशन हुई और रीपोलराइजेशन भी हो गई है, और रीपोलराइजेशन के बाद -70 मिली वोल्ट पे हम दोबारा आ गए, यानी कि जो हाइपर पोलराइजेशन हुई थी वो ख़त्म हो गई थी, अब वो ख़त्म हो गई है। और सपोज करो कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल दोबारा आ गया है, दैट इज़ -70 मिली वोल्ट। एक बात बताओ, अंदर अब सोडियम ज़्यादा है, पोटेशियम बाहर ज़्यादा है, तो क्या ये बिल्कुल ठीक है? शुरू में हमने क्या कहा था कि रेस्टिंग कंडीशन में अंदर क्या होता है, सोडियम जो है अंदर पोटेशियम ज़्यादा होता है, बाहर सोडियम ज़्यादा होता है। अरे लेकिन अब रीपोलराइजेशन के बाद तो उल्टा काम है, अंदर सोडियम ज़्यादा है। तो अब हमने क्या, हमारा फ़र्ज़ बनता है जो अंदर सोडियम ज़्यादा है इसको दोबारा भेजें, क्योंकि यार हमारी बॉडी में ये सिस्टम बना हुआ है कि बाहर हमेशा सोडियम ज़्यादा रहेगा। तो हम क्या करते हैं, जो आपका सोडियम पोटेशियम पंप होता है ना वो 3 सोडियम बाहर निकालता है और 2 पोटेशियम अंदर ले आता है। जब ये वक्त के साथ साथ एक वक्त आएगा कि बाहर सोडियम ज़्यादा हो जाएंगे दोबारा इसी सोडियम पोटेशियम एडीपीएस पंप की वजह से, और पोटेशियम अंदर ज़्यादा हो जाएंगे। तो आपसे पेपर में पूछा जाए कि जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है उसमें जो चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन है जो अब ख़राब हो गई थी कि सोडियम अंदर ज़्यादा हो गए थे पोटेशियम बाहर ज़्यादा हो गए थे, इसको ठीक कौन करता है? इसको ठीक करता है सोडियम पोटेशियम एडीपीएस पंप। ये भी पास पेपर का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो ये था हमारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल और एक्शन पोटेंशियल। अब मैं इसको सिंपली रीड करूंगा और इंशाल्लाह यू विल नॉट फेस एनी डिफ़िकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग। ओके, चलें अब इसको रीड करते हैं कि एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जिसको हम एक्शन पोटेंशियल भी कहते हैं, इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय मोर पॉजिटिव इनसाइड। अब जब एक्शन पोटेंशियल है ना, अब अंदर पॉजिटिव हो जाएगी चीज़, ये देखो अंदर पॉजिटिव हो जाएगी और बाहर नेगेटिव हो जाएगी। तो एक्शन पोटेंशियल इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय मोर पॉजिटिव इनसाइड द न्यूरॉन, ठीक है, देन आउटसाइड, यानी कि डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन क्या है, अंदर पॉजिटिव बाहर नेगेटिव। दिस हैपन व्हेन पॉजिटिव चार्जेस मूव इनसाइड ऑन रिसीविंग अ स्टिमुलस, ठीक है, जब पॉजिटिव चार्ज अंदर आ जाते हैं, लाइक सोडियम अंदर आ जाता है जब वो सिग्नल रिसीव करता है, स्टिमुलस रिसीव करता है। दिस इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज अपीयर ऑन अ शॉर्ट रीजन। ये तो इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज है ना, ऐसा नहीं है कि पूरी न्यूरॉन की मेम्ब्रेन है एक साथ ही पॉजिटिव हो जाएगी, नहीं, आहिस्ता आहिस्ता होती है। पहले ये रीजन होगा, फिर ये आगे वाले रीजन को क्या करेगा, डीपोलराइज करेगा, फिर आगे वाले रीजन को डीपोलराइज करेगा। इसी तरह ये डीपोलराइजेशन है, ये आगे मूव करती रहती है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। लेकिन याद करो, अगर ये आपका न्यूरॉन माइलिनेटेड हो तो यहाँ पे माइलिन शीथ है, यहाँ माइलिन शीथ है, यहाँ नोड ऑफ रेनवायर है और यहाँ एक और नोड ऑफ रेनवायर है। तो अगर ये माइलिनेटेड होगा ना तो ये जो एक्शन पोटेंशियल है ना वो यहाँ तो होगी, फिर यहाँ अंदर जनरेट नहीं हो सकती बिकॉज यहाँ माइलिन शीट है। तो वो यहाँ से जनरेट होने के बाद यहाँ जनरेट होगी, फिर वहाँ जनरेट होगी, इस तरह जंप करती जाएगी। जो जंपिंग एक्शन पोटेंशियल है ना, जो कि माइलिन शीट की कवरिंग की वजह से हो रही है, इसको सॉल्टेटरी कंडक्शन कहते हैं। और इस सॉल्टेटरी कंडक्शन की वजह से नर्व इम्पल्स की स्पीड बढ़ जाती है, दैट इज़ अ हाई यील्ड पॉइंट। इसको रिपीट करके दोबारा सुन लो, ओके। सो क्या होगा कि इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज जो अपीयर होता है ऑन अ शॉर्ट रीजन ऑफ न्यूरॉन फॉर अ ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम, इट इज़ फॉलोड बाय अ रिकवरी ऑफ पोलराइज स्टेट, जिसको रीपोलराइजेशन कहते हैं। पहले यहाँ पर डीपोलराइजेशन होगी, फिर यही रीपोलराइजेशन होगी तो आगे वाले में डीपोलराइजेशन, फिर यहाँ रीपोलराइजेशन तो आगे वाले में डीपोलराइजेशन। देखो यहाँ से डीपोलराइजेशन ट्रेवल करना स्टार्ट हुई, फिर यहाँ हुई और फिर यहाँ, यानी कि आगे वो मूव करती जा रही है, ठीक है। इन दिस वे जो एक्शन पोटेंशियल की वेव है ना बिगेन टू मूव टू अदर एंड ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन के दूसरे एंड, सिर्फ यहाँ नहीं बल्कि इस तरफ ही मूव कर सकती है अगर चाहे तो, ठीक है। थ्रेशोल्ड स्टिमुलस क्या होता है? इफ़ द स्टिमुलस इज कैपेबल टू प्रोड्यूस एक्शन पोटेंशियल इट इज़ कॉल्ड थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। इफ द स्टिमुलस इज नॉट कैपेबल टू एक्साइट और फेल टू अराइज एनी रिस्पॉन्स इट इज़ कॉल्ड सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। आई गेस आपको समझ में आ गया होगा।
इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम आयन। जब न्यूरॉन का फाइबर स्टिमुलेट होता है एक थ्रेशोल्ड स्टिमुलस की वजह से, इट कॉजेज द ओपनिंग ऑफ वोल्टेज गेटेड रेगुलेटेड सोडियम चैनल। जब न्यूरॉन का फाइबर स्टिमुलेट होता है थ्रेशोल्ड स्टिमुलस की वजह से, तो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल खुल जाते हैं, जिनकी वजह से सोडियम अंदर आ जाता है बाय डिफ्यूजन विदाउट यूजिंग एनर्जी। अगर थ्रेशोल्ड स्टिमुलस आप दे दो, सिंस देयर आर मोर सोडियम इंटरिंग देन लीविंग, तो मोर सोडियम इंटर हो रहे हैं तो अंदर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, -70 से 0 होगी और 0 से 50 हो जाएगी। 40 नहीं 50 हो जाएगी। 40 भी करेक्ट है अगर कहीं लिखा हो तो, बट 50 इज मोर करेक्ट अकॉर्डिंग टू फेडरल। दिस रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी अक्रॉस टू साइड ऑफ मेम्ब्रेन इज कॉल्ड डीपोलराइजेशन। ये जो पोलैरिटी चेंज हो रही है ना दोनों साइड पे, रिवर्स हो गई है। पहले क्या थी, पोलराइज स्टेट थी जिसमें बाहर पॉजिटिव था अंदर नेगेटिव था, ठीक है। अब क्या हुई है, ये हो गई है डीपोलराइज जिसमें अंदर पॉजिटिव है बाहर नेगेटिव है। दिस रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी इज कॉल्ड डीपोलराइजेशन। दो इलेक्ट्रोपॉजिटिव इनसाइड इलेक्ट्रोनेगेटिव आउटसाइड, इट लास्ट फॉर 1 मिलीसेकंड। एमसीक्यूज का पॉइंट है कि डीपोलराइजेशन कितनी देर तक होती है, 1 मिलीसेकंड तक, और 1 मिलीसेकंड के बाद सोडियम के जो गेट्स हैं बंद हो जाते हैं और पोटेशियम के गेट खुल जाते हैं। क्या 1 मिलीसेकंड बाद सोडियम के गेट बंद हो जाते हैं, तो डीपोलराइजेशन सिर्फ 1 मिलीसेकंड तक रहती है, और सोडियम के गेट इसके बाद बंद हो जाते हैं और पोटेशियम खुल जाते हैं। जब पोटेशियम खुल जाते हैं तो पोटेशियम बाहर जाता है। जब पोटेशियम बाहर जाता है तो अंदर दोबारा से नेगेटिविटी बढ़ना शुरू हो जाती है। इस स्टेज को कहते हैं रीपोलराइजेशन, कि जो पॉजिटिविटी थी अब वो दोबारा से नेगेटिविटी में चेंज हो रही है, इसको रीपोलराइजेशन कहते हैं। कह रहे हैं फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आफ्टर सोडियम गेट ओपन, के कुछ अर्से बाद कि जब सोडियम गेट ओपन हो जाते हैं, डीपोलराइजेशन ऑफ एक्सॉन मेम्ब्रेन, जो डीपोलराइजेशन है उस डीपोलराइजेशन की वजह से पोटेशियम गेट खुलेंगे। डीपोलराइजेशन की वजह से यहाँ पर पोटेशियम गेट खुलेंगे और रीपोलराइजेशन होगी, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होगी, फिर हाइपर पोलराइजेशन होगी, यानी कि नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। उसका रीज़न क्या है कि पोटेशियम चैनल जिस तरह खुलने में लेट हो रहे हैं ना, कि पहले आप डीपोलराइज कर लो फिर हम खुलेंगे, इसी तरह बंद होने में भी वो टाइम लेते हैं। पोटेशियम देयरफॉर डिफ्यूजेज आउट ऑफ सेल विदाउट एनर्जी, ये है वोल्टेज रेगुलेटेड चैनल के जरिए। याद रखना जो रीपोलराइजेशन हो रही है ये वोल्टेज वाले के जरिए हो रही है, लेकिन जो वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होती है ना जिसमें पोटेशियम लीकी चैनल होते हैं, उनमें कोई वोल्टेज का काम नहीं होता। यार ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में जो वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल इन्वॉल्व नहीं होते बल्कि लीकी चैनल होते हैं, लेकिन जब रीपोलराइजेशन हो रही है तब वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल है, और डीपोलराइजेशन में भी वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल यूज हो रहे हैं। ये एमसीक्यू का हाई यील्ड पॉइंट है। सिंस पोटेशियम इज पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि पोटेशियम पॉजिटिवली चार्ज है, जब पोटेशियम बाहर जाएगा तो अंदर वाला ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा और रीपोलराइजेशन हो जाएगी। कह रहे हैं व्हाट इज हाइपर पोलराइजेशन, यानी कि मोर पोटेशियम आयन आर आउटसाइड देन सोडियम ऑन द इनसाइड। हाइपर पोलराइजेशन में पोटेशियम बाहर ज़्यादा चले जाते हैं और सोडियम अंदर जो होते हैं कम होते हैं, ठीक है, तो इसको कहते हैं हाइपर पोलराइजेशन। एट द पीक ऑफ एक्शन पोटेंशियल, जब एक्शन पोटेंशियल पीक पे होता है ना, सोडियम गेट बंद होना शुरू हो जाते हैं। जब सोडियम पीक ऑफ एक्शन पोटेंशियल पे सोडियम गेट बंद होना शुरू हो जाते हैं पीक पे। सोडियम की परमिएबिलिटी जो होती है ना, परमिएबिलिटी का मतलब है कि सोडियम जो अंदर आने की इजाज़त थी, मेम्ब्रेन जो दे रहा था उसको इजाज़त कि तुम अंदर आओ, अब वो ख़त्म हो जाती है, बंद होना शुरू हो जाती है। तो सोडियम पोटेशियम पंप जो है ना, ये काम करता रहता है ड्यूरिंग दिस टाइम, सो इट विल ग्रेजुअली बिगिन टू रिस्टोर ओरिजिनल रेस्टिंग पोटेंशियल। तो सोडियम पंप है ना, सोडियम पोटेशियम पंप, ये ओरिजिनल को वापस मेंटेन करने में काम करता है। ये एमसीक्यू का पॉइंट है कि जो ओरिजिनल मेम्ब्रेन पोटेंशियल को और ओरिजिनल जो आयंस की डिस्ट्रीब्यूशन को मेंटेन करना है वो कौन करेगा, आपका सोडियम पोटेशियम पंप। दिस रीपोलराइजेशन इज शोन बाय फॉलिंग फेज। ये जो रीपोलराइजेशन है ये इस फॉलिंग फेज के जरिए, ये जो फॉलिंग फेज है ना इसके जरिए आपको शो की जाती है, ठीक है। बाय फेज एक्शन पोटेंशियल की स्पाइक गिर रही होती है एंड रिजल्ट इन मेम्ब्रेन पोटेंशियल ओरिजिनल लेवल पे आ जाती है। बल्कि कह रहे हैं इनफैक्ट ये जो स्लाइटली ओवरशूट कर जाती है ज़्यादा नेगेटिव पोटेंशियल पे देन ओरिजिनल पोटेंशियल, ओरिजिनल रेस्टिंग पोटेंशियल के मुकाबले में वो ज़्यादा नेगेटिव हो जाती है। इसको हम हाइपर पोलराइजेशन कहते हैं। इट इज़ ड्यू टू स्लाइट डिले इन क्लोजिंग ऑल द पोटेशियम गेट। ये किस वजह से होता है कि जो पोटेशियम गेट है ना उनको बंद होने में डिले हो जाता है, जिसकी वजह से हाइपर पोलराइजेशन होती है। पोटेशियम गेट को क्लोज होने में डिले हो जाता है तो हाइपर पोलराइजेशन यानी मोर नेगेटिविटी हो जाती है। पोटेशियम चैनल को बंद होने में ज़्यादा टाइम लगता है तो, ठीक है। एज पोटेशियम आयन कंटिन्यू टू इंटर
द एक्सोन, कह रहे हैं जैसे जैसे पोटेशियम आयन एक्सोन में आते रहते हैं उनका पॉजिटिव चार्ज रिस्टोर द नॉर्मल रेस्टिंग पोटेंशियल। जैसे ही फिर क्या होगा कि पोटेशियम आयन जो है वो अंदर आते रहेंगे तो सोडियम पोटेशियम पंप की वजह से तो फिर जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो दोबारा रिकवर हो जाएगी। अब इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर, ये रिफ्रैक्टरी पीरियड क्या है यार। कह रहे हैं आफ्टर एन एक्शन पोटेंशियल, जब एक्शन पोटेंशियल हो जाती है नर्व फाइबर अंडरगो अ पीरियड ऑफ रिकवरी। एक्शन पोटेंशियल के बाद नर्व फाइबर एक रिकवरी का पीरियड में जाता है। ये क्यों जाता है? क्योंकि आयंस की डिस्ट्रीब्यूशन एक्शन पोटेंशियल के बाद चेंज हो जाती है। याद है मैंने क्या कहा कि अंदर अब सोडियम ज़्यादा हो जाते हैं एक्शन पोटेंशियल के बाद और बाहर पोटेशियम ज़्यादा, तो ये तो आयंस की डिस्ट्रीब्यूशन ख़राब है। सही है, इसको ठीक करना है ना, तो इस पीरियड को हम कहते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड। कि इस पीरियड में क्या होता है, अब जितना भी स्टिमुलस दोगे, सिग्नल दोगे कि यार कॉन्ट्रैक्ट करो या हमारा सिग्नल आगे भेजो, न्यूरॉन मेम्ब्रेन पे कोई एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा। तो रिफ्रैक्टरी पीरियड वो होता है जिसमें आपका जो न्यूरॉन है वो रिकवरी के फेज़ में होता है, अपनी आयंस की कंसंट्रेशन को दोबारा नॉर्मल कर रहा होता है, बैलेंस कर रहा होता है रिफ्रैक्टरी पीरियड में। So after an action potential, nerve fiber undergo a period of recovery in which it again gain its original ion की distribution and polarity। ion की distribution भी वापस वही ले आता है और polarity भी वही ले आता है and prepare itself for next। This period of recovery is called refractory period। कह रहे हैं although जो repolarized neuron है उसकी polarity same है as that of polarized neuron fiber। कह रहे हैं repolarization के बाद हालांकि -70 आ जाता है बट फर्क क्या होता है आयन्स की डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है, बट आयोनिक डिस्ट्रीब्यूशन में फ़र्क है। इट हैज़ मोर पोटेशियम आउटसाइड एंड मोर सोडियम इनसाइड। सो जो रीपोलराइज नर्व फाइबर है वो रिफ्रैक्टरी पीरियड में जाता है। रीपोलराइज नर्व फाइबर कौन सा? रीपोलराइज नर्व फाइबर कि जिसमें रीपोलराइजेशन के बाद बाहर पोटेशियम ज़्यादा है अंदर सोडियम ज़्यादा है, या रीपोलराइज स्टेट में ऐसा होता है बिकॉज पोटेशियम जो बाहर निकलता है वो रीपोलराइजेशन के बाद निकलता है ना। तो क्या होता है, डिफरेंट आयोनिक डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से वो रिफ्रैक्टरी पीरियड में जाता है, रिकवरी में जाता है फ्यू मिली सेकेंड के लिए, ठीक है, फॉर फ्यू मिली सेकेंड ड्यूरिंग विच ओरिजिनल आयन की डिस्ट्रीब्यूशन इज रिस्टोर्ड बाय सोडियम पोटेशियम पंप विच एक्टिवली ट्रांसपोर्ट सोडियम आउट एंड पोटेशियम इन। दिस रिटर्न द मेम्ब्रेन टू इट्स रेस्टिंग पोटेंशियल ऑफ -70 एंड आयंस की डिस्ट्रीब्यूशन भी दोबारा वही हो जाती है। रिफ्रैक्टरी पीरियड जो होता है वो 4 मिली सेकेंड का होता है। एक MCQs 4 मिली सेकेंड का रिफ्रैक्टरी पीरियड है। सो न्यूरॉन कैन कंडक्ट 250 इम्पल्सिस पर सेकेंड। तो एक सेकेंड में न्यूरॉन कितनी इम्पल्सिस कंडक्ट कर सकता है? 250 इम्पल्सिस एक सेकेंड में। क्या एक न्यूरॉन एक सेकेंड में 250 इम्पल्सिस कंडक्ट कर सकता है? और रेस्टिंग जो रिफ्रैक्टरी पीरियड है वो कितना है? 4 मिली सेकेंड। रिफ्रैक्टरी पीरियड कितना है? 4 मिली सेकेंड। 4 मिली सेकेंड रिफ्रैक्टरी पीरियड 250। ये नर्व इम्पल्सिस हैं जो एक सेकेंड में कंडक्ट की जा सकती हैं। वेलोसिटी ऑफ नर्व इम्पल्स, मैं इसका जिक्र पहले भी कर चुका हूँ कि जो वेलोसिटी है ना नर्व इम्पल्स की एक्सोन की मेम्ब्रेन में और इन द सिनेप्टिक लेफ्ट आर वेरिएबल। सिनेप्टिक लेफ्ट क्या होता है यार? ये आपका एक एक्सोन है, उसका एक्सोन बल्ब है यानी एक्सोन टर्मिनल है, फिर एक रीजन गैप का आ जाता है, ठीक है, एक गैप होता है, फिर अगला एक और न्यूरॉन होता है जिसके यहाँ पर डेंड्राइट मौजूद होते हैं, फिर उसके सेल बॉडी होती है। तो ये जो गैप आ रहा है इसको हम सिनेप्टिक लेफ्ट कहते हैं। तो एक्सोन की मेम्ब्रेन में जो इम्पल्सिस की स्पीड अलग है, क्लेफ्ट में अलग है, ठीक है। ह्यूमन में जो नॉन माइलिनेटेड फाइबर होते हैं ना, वो जिनके ऊपर माइलिन शीट की कवरिंग नहीं होती, उनमें जो स्पीड होती है 1 से 3 मिली सेकेंड मीटर पर सेकेंड है। 1 to 3 मीटर पर सेकेंड ये स्पीड है। 1 to 3, 2 to 3 नहीं, 1 to 3। मैं अक्सर 2 to 3 कह रहा था, देखो ये सारी बातें वेरी करती हैं। एवरेज 2 to 3 होता है बट कहीं पर 1 to 3 भी लिखा हुआ है, ठीक है, जो हम MBBS में पढ़ते हैं वो ये होता है, बट यहाँ पर करेक्ट कर लो कि 1 to 3 मीटर पर सेकेंड जो है ये वेलोसिटी है नर्व इम्पल्सिस की, नॉन माइलिन वाले। लेकिन जो माइलिन वाले होते हैं उनमें कितनी होती है? 120 होती है। तो माइलिन वालों में 120 है, ज़्यादा है, क्यों है? उसके अलग अलग रीज़न है। पहला रीज़न ये है कि उसमें सॉल्टेटरी कंडक्शन होती है कि जो मेम्ब्रेन होती है ना उसमें पोटेंशियल वो एक जगह से दूसरी जगह जंप लगाती है। जब जंप लगाती है इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, और तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और ज़्यादा एनर्जी भी खर्च नहीं होती है। एनर्जी ज़्यादा खर्च क्यों नहीं होती यार? ये थोड़ा लेवल बहुत डीप चला जाएगा, तो इसको बस इतना ही रखो कि बस याद रखना कि जब सॉल्टेटरी कंडक्शन होती है ना एनर्जी भी कम यूज़ होती है। क्यों कम होती है? चलो मैं हल्का सा बता दूँ कि जब देखो जब एक्शन पोटेंशियल हो जाती थी तो आयंस की डिस्ट्रीब्यूशन ठीक करने के लिए आप सोडियम पोटेशियम पंप यूज़ करते हो ना, और सोडियम पोटेशियम पंप में एनर्जी यूज़ होती है। तो अब जब यहाँ पर होगी पोटेंशियल और इस पूरे एरिया में नहीं होगी, जब पूरे एरिया में नहीं होगी तो यहाँ पर सोडियम पोटेशियम पंप भी काम नहीं करेंगे। जब काम नहीं करेंगे तो उन्हें एनर्जी ज़ाया नहीं करनी पड़ेगी, इस तरह एनर्जी की भी बचत होगी। एक तो एनर्जी बच जाती है और जंपिंग की वजह से सॉल्टेटरी कंडक्शन की वजह से भी स्पीड बढ़ जाती है। सॉल्टी जो कंडक्शन है रैपिड है, transmission and nerve impulse की along the axon resulting from action potential jumping from one node of Renwier to another।
स्किप क्या करते हैं, माइलिनेटेड रीजन, ओके। इट इज़ अप टू 50 टाइम फास्टर, ठीक है, थ्रो अनमाइलिनेटेड एक्सोन। अनमाइलिनेटेड एक्सोन के मुकाबले में 50 टाइम फास्टर हैं आपके माइलिनेटेड एक्सोन की सॉल्टेटरी कंडक्शन, ओके, बिकॉज दे डू नॉट हैव टू ट्रैवल ऑल्दो एवरी सिंगल स्पेस बिफोर मूविंग टू नेक्स्ट। यानी कह रहे हैं क्यों होता है कि सॉल्टेटरी कंडक्शन में उन्हें एक एक रीजन ट्रैवल नहीं करना पड़ता, वो जंप लगा के चले जाते हैं। एक और रीज़न कि जो माइलिनेटेड फाइबर हैं वो फास्टर इम्पल्स कंडक्ट करते हैं, वो ये है कि जो माइलिन शीट है वो इंसुलेटिंग शीट के तौर पे काम करती है और एनर्जी के लॉस को बचाती है। जब एनर्जी लॉस ज़्यादा नहीं होगी तो सारी एनर्जी यूज़ होगी सिग्नल को ट्रांसमिट करने में, तो आराम से वो ट्रांसमिट हो जाएंगे। इसके साथ साथ जो वेलोसिटी है वो डायमीटर ऑफ नर्व फाइबर पर भी डिपेंड करती है। अगर न्यूरॉन फाइबर जितने थिक होंगे ज़्यादा तेज़ होगी, ठीक है, थिन के मुकाबले में। क्यों? बिकॉज जो थिक होंगे ना उनमें रेजिस्टेंस कम होगी, रेजिस्टेंस कम होगी तो इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा फ्लो करेगा। बिकॉज हमें पता है कि इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो है वो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो जो है वो रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर रेजिस्टेंस कम है तो करंट का फ्लो ज़्यादा होगा, ठीक है। सो वी इंक्रीज द थिकनेस ऑफ न्यूरॉन, दिस रिजल्ट इन डिक्रीज इन रेजिस्टेंस, ओके। द शॉर्ट जर्नी अक्रॉस साइनेप्स, जो एक साइनेप्स से दूसरे साइनेप्स में, यानी कि ये एक साइनेप्स है, यहाँ पे एक्सॉन बल्ब है, एक्सॉन टर्मिनल है और यहाँ पे डेंड्राइट्स हैं, तो इस साइनेप्स के अराउंड जो सिग्नल ट्रांसमिट होना है इसको होने में भी थोड़ा सा डिले लगता है, ठीक है, मिली सेकेंड लगते हैं इस डिले में, कि एक साइनेप्स से इस साइनेप्स से एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल में जाने के लिए भी मिली सेकेंड लगते हैं, ठीक है। लॉन्गर देन अ नर्व इम्पल्स टेक टू ट्रैवल द सेम डिस्टेंस। अगर नर्व इम्पल्स जो है जो न्यूरॉन में ट्रैवल करती है, अगर उसको इतना फासला कवर करना होता है ना तो जल्दी से कवर कर लेती है, बट यहाँ पे साइनेप्स में उसको ज़्यादा टाइम लगता है। देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड साइनेप्टिक डिले। साइनेप्टिक डिले क्या है? वो जो टाइम लगता है आपके सिग्नल को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जाने के लिए साइनेप्स को क्रॉस करके, इसको हम क्या कहते हैं? साइनेप्टिक डिले। तो स्टूडेंट्स ये एक बहुत लंबा टॉपिक था, बट मैं बहुत डेप्थ में गया, मैंने एक एक चीज़ बताई है, और इंशाल्लाह अगर कोई भी इसमें से MCQs आता है ना, यू आर मास्टर इन दिस टॉपिक नाउ, इंशाल्लाह यू विल नॉट फेस एनी डिफ़िकल्टी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा साइनेप्स का है, जिसमें हम टाइप्स ऑफ साइनेप्स का जिक्र करेंगे और देखेंगे कैसे एक जो न्यूरॉन है, हमारा सिग्नल एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जाता है, कैसे ट्रैवल करता है ये पूरा। और इसके साथ साथ हम फिर डिस्कस करेंगे न्यूरोट्रांसमीटर्स की टाइप को, ठीक है। और इसके बाद हमारा नया सेक्शन स्टार्ट हो जाएगा ह्यूमन नर्वस सिस्टम का, जिसमें हम ब्रेन को उसके डिफरेंट पार्ट्स देखेंगे। सो स्टूडेंट्स मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, और अगर ये आपको वीडियो समझ में आई हो तो ज़रूर से लाइक कीजिएगा और डू शेयर इट विद अदर्स। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।